सभी तो नमस्कार। मेरा नाम तार्तिक है। इस समय आप लोग परिचित होंगे कि यूजीसी के नाम पर काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं। तभी भी कोई न्यू लॉ आता है तो एकदम से लोग उसका समर्थन करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। और जैसा हर बार होता है उसी तरह इस बार भी न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर, हमारे सोशल मीडिया पे ये मुद्दा छाया हुआ है। और अधिकतर लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं बिना ये जाने कि लॉ में क्या लिखा है, जैसा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के समय में होता भी है। तो मैं एक लॉ स्कॉलर के नाते मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पढूं, जानूं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और फिर अब मैं सोचता हूँ कि आप सबको बताया जाए। पूरी तरह से मेरी इंटरप्रिटेशन है बेस्ड ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट जो यूजीसी ने रिलीज़ किया है, जिसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। और ये रेगुलेशन जो 2012 था, ऑलरेडी लेजिस्लेशन था, ऑलरेडी रेगुलेशन था, उसे सुपरसीड करते आया है। तो अब ये एप्लीकेबल है। और जो इस पर विरोध हो रहा है, आपने सुना होगा कि इस समय वो लोग विरोध कर रहे हैं जो अभी अभी तक नॉर्मली एक पार्टी के समर्थन में होते थे। और कहा जा रहा है कि ऐसा बिल क्यों आया, ऐसा रेगुलेशन क्यों आया, और लोग विरोध कर रहे हैं और जायज़ है, कैसा है। तो सबसे पहले ये जो रेगुलेशन आया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर। इससे 6 पैरामीटर्स हैं जो हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और अगेंस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे जो संविधान था, आर्टिकल 14 और 15 है। वो भी यही बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो पैरामीटर्स दिए गए हैं लगभग वही पैरामीटर्स इस रेगुलेशन में भी हैं। और जो बात करी जा रही है कि ये एक तरह से जनरल के अगेंस्ट से रेगुलेशन, जनरल को दरकिनार किया जा रहा है। तो इसमें जब हम पैरामीटर्स देखते हैं तो रिलीजन है, रिलीजन में साफ स्पष्ट है। तो रिलीजन में किसकी बात होती है, हिंदू, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटीज़ एंड एंड सो ऑन। और मतलब बुद्धिस्ट तो हिंदूज में इंक्लूडेड होते ही हैं, वी नो। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो जब टास्क की बात हो रही है, इस रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि टास्क बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा। और उसके लिए क्लियरली 3E, जो रेगुलेशन में 3E है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। और डिस्क्रिमिनेशन उन सभी पैरामीटर्स पर जिसमें मैंने अभी बताया। और जब हम टास्क की बात करते हैं तो वो 3C में डिफाइंड है, टास्क बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और टास्क बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट होम, अगेंस्ट SCs, STs एंड OBCs। यहाँ पे जनरल टर्म नहीं है। बेसिकली टास्क बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जनरल के अगेंस्ट होता भी नहीं है। तो यहाँ वही डिफाइंड है। और प्लेस ऑफ बर्थ, जब प्लेस ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो सकता है व्यक्ति, और वो किसी भी कास्ट से हो सकता है। लेकिन किसी अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो एक सर्टेन प्लेस से आता है, तो वहाँ पर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। तो जो ये जनरल का एक धारणा बन रही है कि ये पूरा रेगुलेशन जनरल कास्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात करेंगे तो वहाँ हर कास्ट की वुमेन की बात हो रही। जब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हो रहा, तो उस प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सबकी बात हो रही है। तो वो सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए अगेंस्ट SC, ST एंड OBC। वहाँ पे जनरल टर्म यूज़ नहीं हुआ है। और एक इसी रेगुलेशन में दिया गया है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए ये EOCs जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हैं, ये इक्विटी कमेटी बनाएंगे। और ये डिवीन है हमें रेगुलेशन 5 में, रेगुलेशन 5 क्लॉज 7 में। और 5 क्लॉज 6 में बताया गया कि ये जो इक्विटी कमेटी होगी ये 10 मेंबर्स कमेटी होगी। और इस 10 मेंबर्स कमेटी के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, ये फिर 5-7 में हमें रेगुलेशन में दे रखा है। और इसमें ये बताया गया है कि कमेटी मस्ट हैव, मतलब ज़रूर होना चाहिए, कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ OBC, PWD, SC, ST एंड वुमेन। तो जो 10 मेंबर कमेटी है उसमें से उन 10 मेंबर में कम से कम एक OBC का व्यक्ति हो, एक PWD का हो, एक SC का हो, एक ST का हो, एक वुमेन हो। और हो सकता है ये 80 व्यक्ति में दो, सपोज हो सकता है कि एक ST वुमेन हो, तो 80% में ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे। तो ये मिनिमम है लेकिन मस्ट हैव है। तो ये 5 होने चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है
तो इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं हो सकता। जो 10 मेंबर्स कमेटी है तो ऑब्वियसली उसमें जनरल टास्क से 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसमें हो सकता है SC से 2 भी हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो ही नहीं सकते या वो नहीं हो सकते, इसमें बस ये है कि ये 5 होने चाहिए। कौन? OBC, PWD, SC, ST एंड वुमेन। और ये कमेटी तो उस तरह से है जैसे हमारे कॉलेज में जैसे पहले रेगुलेशन से बेसिस पे एंटी रैगिंग कमेटी बनी है, जैसे इंटरनल कमेटी बनी है, उनके पर्पस ही अलग थे, लेकिन जिस तरह से वह कमेटी नहीं थी, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है, उसी तरह से ये रेगुलेशन है जो जिम्मेदारी बना रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसके बेसिस पे एक कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी में मेंबर्स होने चाहिए। कमेटी में मेंबर्स कौन होता है ये पूरा रेगुलेशन में डिफाइंड है। लाइक इसमें बोला गया है कि जो 10 मेंबर्स कमेटी होगी उसमें प्रोफेसर्स होने चाहिए, उसमें स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट कम्युनिटी से होने चाहिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी से होने चाहिए, और 8 इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बन रहा है, जो उसका कन्वीनर कोऑर्डिनेटर होता, वो इस इक्विटी कमेटी का सेक्रेटरी होता, जो सब चीज़ों तो देखेगा। तो ये सिमिलर है बेसिकली IC थे जो इंटरनल कमेटी होती है, सिमिलर है एंटी रैगिंग कमेटी थे। अगर कुछ होता है, अगर कुछ ऐसा कुछ कंप्लेन आती है तो उस तरह से एक्शन लिया जाए। और एग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है, ये रेगुलेशन 3B में डिफाइंड है। 3L में जो डिरीवांस है, डिरीवांस कंप्लेन क्या हो सकती है, वो सब डिफाइंड है। तो इस रेगुलेशन में कहीं पर भी ये बात नहीं है कि ये किसी एक सर्टेन ग्रुप के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव ही है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जब डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो जाएगा तो जो एक बेहतर लर्निंग और कल्चरल एनवायरनमेंट बनेगा। तो कुछ लोग तो ये धारणा है कि इन इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। तो हो सकता है आप एक बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ ना होता हो या आपने ना देखा हो, लेकिन ये अगर आप ये मानते हैं कि आपके पूरे प्रदेश में, आपके पूरे शहर में, आपके पूरे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स लाइक द पैरामीटर्स लाइक कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, तो शायद आप तो थोड़ा और देखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं रिलीजन के नाम पे तो इंडिया में इस टाइम क्या क्या चल रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि जेंडर के नाम पे क्या क्या होता है। तो ये ये बिल्कुल भी गलत धारणा है कि ये जो बिल है ये पूरा जेंडर, ये पूरा जनरल टास्क के विरुद्ध जा रहा है। एक धारणा ये बन रही है कि इसका मिसयूज़ किया जाएगा, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट द जनरल टास्क। तो यहाँ में सेम आर्ग्यूमेंट दूंगा जो लोग देते हैं कि ये सेम आर्ग्यूमेंट तब भी लाया जाता है जब बोला जाता है कि जो वुमेन के लिए जो लॉस है उनका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और मैन के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो बात यही है कि क्या लॉ समाज के बेसिस पे बनते हैं या समाज लॉ से रेगुलेट होता है, किसके बेसिस पे क्या आ रहा है, कौन किसे रेगुलेट कर रहा है। तो सिर्फ इस वजह से कि मिसयूज़ हो सकता है इसलिए लॉ नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक नहीं होता। लेकिन साथ में बात ये भी है कि हम सिर्फ लॉ के बेसिस पे वेट नहीं कर सकते, हम लॉ के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा समाज कैसे रेगुलेट हो रहा। हमें जो हमारी मानसिकता है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और वो मानसिकता इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि हम किस ग्रुप से आ रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो हम लोग जो दोस्त बनाते हैं, हम किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी भी कास्ट से हों, दोस्त हम अपने विचारों से बनाते हैं। हमने जो पढ़ा है, हमारा दोस्त हमसे किस तरह व्यवहार कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा, इस बेसिस पे बनाते हैं। हम दोस्त इस बेसिस पे नहीं बनाते हैं कि किस कास्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये अलग बात है कि जनरली हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेम कास्ट से लोग मोस्टली आज भी हम ग्रामीण परिवेश में या छोटे शहरों में बात करें तो मोस्टली एक कास्ट से लोग आज भी एक ही जगह रहते हैं, मोस्टली एक तरह के एरिया में एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो उस सेंस में एक सिमिलैरिटी ज़्यादातर पाई जाती है। बट इसका तथा ये मतलब नहीं है कि हम डिफरेंट जोन्स में नहीं जा सकते हैं कि एक गरीब तबके का व्यक्ति का अमीर दोस्त नहीं हो सकता है, या एक कास्ट के व्यक्ति का दूसरा कास्ट के व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है। तो ये सब पैरामीटर्स तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसके अगेंस्ट तो रेगुलेशन आ रहा है तो शायद हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन में गलतियाँ हो सकती हैं, इसका मिसयूज़ हो सकता है, और ये सभी लॉ के साथ होता रहा है और हो रहा है। लेकिन बात यह है कि सबसे बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है।
सॉल्यूशन तो यही है कि हम एजुटेट करें एक दूसरे जिम्मेदार बनाएं, एक दूसरे तो समझाएं कि ये सब चीज़ें ना ही हों। क्योंकि आज जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें भी आप देखें कि कुछ लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो बात तो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाया जा रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। तो ज़रूरत है तो सिर्फ मानसिकता बदलने की, ज़रूरत है तो सिर्फ प्यार से रहने की, समझने की, और सब तो पढ़ लिख के सद्भाव से रहने की। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो बस उन्हीं की बात। और ये तो इस बार तो विरोध भी वो लोग कर रहे हैं जो अधिकतर इस एक दल के समर्थन में रहते थे। तो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब तो अधिकार है बोलने का, सब तो अधिकार है विरोध दर्ज करने का। और ये पूरी तरह से मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पर उस थोप नहीं रहा हूँ। और ये सब मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है बेस्ड ऑन द रेगुलेशन गिवन बाय द यूजीसी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बायस्ड होते बोल रहा हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। जो लिखा है मैं आप तो बस वही इंटरप्रेट कर रहा हूँ। बीइंग द लीगल स्कॉलर मुझे लगा इस पर मेरी जिम्मेदारी है, तो ये वीडियो मैंने बनाया है, ये मैं आप तो सौंपता हूँ। आप तो जैसा लगे फीडबैक दीजिएगा। कहीं मेरे समझने में तो त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियो पे बात करूँ, किसी और मुद्दे पे बात करूँ, तो हम आपके सुझाव के बेसिस पे फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।